हेलो प्रिय छात्राओं, मैं हूं एम के पाल। हमारा अध्याय चल रहा है विजयनगर साम्राज्य। आज हम आपको कराएंगे विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन, इसके बारे में जानकारी देंगे। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन को हमने 3 खंडों में विभक्त किया है। पहला आता है केंद्रीय प्रशासन, दूसरा प्रांतीय प्रशासन और फिर उसके बाद में स्थानीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहले सर्वप्रथम राजा आता है। विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय कहा जाता था और राय सर्वे सर्वा होता था, यानी कि संपूर्ण शक्ति राय में निहित होती थी। यानी कि यहां पर हम कहें प्रशासनिक शक्ति, राजनयिक शक्ति, सैन्य शक्ति और न्यायिक शक्ति, संपूर्ण शक्ति अंतिम रूप से राजा में निहित होती थी। राजा विजयनगर साम्राज्य में वंशानुगत होता था। यहाँ पर समय समय पर जो भी शक्तिशाली वंश होता था उसी का ही राजा यहाँ पर बन जाता था। कई विजयनगर साम्राज्य में कई राजवंशों का शासन रहा है, जैसे कि संगम वंश, तुलु वंश, सालु वंश, आर्यभीड़ु वंश। इस प्रकार से राजा के जो उत्तराधिकारी होता था, सबसे बड़े पुत्र को ही उसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता था और उसके बाद ही उसके राजा नियुक्त किया जाता था। लेकिन यहाँ पर भाई को भी उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है। जैसे कि हरिहर और बुक्का थे, तो प्रथम शासक रहे हरिहर और द्वितीय शासक रहे हैं बुक्का, वो उसके भाई थे, तो हरिहर के उत्तराधिकारी बुक्का थे। इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलता है। अब राजा की सहायता करने के लिए, यानी कि राय की सहायता करने के लिए यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन में राज परिषद, मंत्री परिषद और केंद्रीय सचिवालय निम्न संस्थाएं होती थी। राज्य परिषद सबसे प्रमुख संस्था होती थी। इसमें महत्वपूर्ण लोग सदस्य होते थे और राज्य परिषद के द्वारा ही राजा यानी कि राय का राज्य अभिषेक किया जाता था। और राज्य परिषद के जो महत्वपूर्ण सदस्य होते थे वो होते थे प्रांतपति। विजयनगर साम्राज्य को 6 प्रांतों में विभक्त किया गया था, तो उनके प्रांतपति हो जाते हैं। फिर वहां पर जो सामंत होते हैं, अधीनस्थ सामंत थे, जो विजयनगर साम्राज्य के अधीनस्थ सामंत हो जाते हैं। नायक, जितने भी नायक हैं, और व्यापारी निगम, ये भी सदस्य, ये सभी राज्य परिषद के सदस्य होते हैं। और राजा के प्रशासनिक सहयोग करते हैं। राजा जो प्रशासन कार्य करता है उसमें उसका सहयोग करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद एक महत्वपूर्ण सभा है। यह भी राजा को समय समय पर प्रशासनिक सहयोग करती है और उसको सलाह देती है। मंत्री परिषद का प्रमुख महाप्रधानी कहलाता है, महाप्रधानी कहलाता है। और मंत्री परिषद का जो सभा अध्यक्ष है उसको सभा नायक कहते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण पद थे और मंत्री परिषद का संचालन करते थे। मंत्री परिषद राजा को सलाह देती थी, लेकिन अंतिम रूप से राजा पर यानी कि राय पर निर्भर करता था कि वह उस सलाह को कितना माने। उसके बाद केंद्रीय प्रशासन में यहाँ पर केंद्रीय सचिवालय था, जो संपूर्ण प्रशासनिक कार्यों का संचालन केंद्रीय सचिवालय से ही किया जाता था। केंद्रीय सचिवालय का जो सबसे प्रमुख यानी कि जो मुख्य सचिव होता था उसको कहा गया है सर्वे नायक। फिर इसके बाद यहाँ पर जो अलग अलग मंत्रालय होते थे, उन मंत्रालयों के जो प्रमुख होते थे उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे कि माननीय प्रधान कहा गया है गृह मंत्री को। रायसम यहाँ पर विजयनगर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कई बार वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस में पूछा जाता है। देखो, रायसम यह राजा के द्वारा जो भी मौखिक आदेश दिए जाते थे उनको लेखबद्ध करता था, उनको लिखता था। उसका कार्य था रायसम का। फिर आता है कर्णिक भी
एक लेखाधिकारी होता था। मुद्राकर्ता ये राजकीय मुद्राओं का संचालन करता था, उनके रख रखाव का उन पर कार्य करता था। इस प्रकार से इसके अलावा 20 विभाग यहाँ पर होते थे केंद्रीय सचिवालय में, अन्य और भी महत्वपूर्ण विभाग थे। इसी प्रकार से फिर केंद्रीय प्रशासन के बाद में विजयनगर साम्राज्य का विभाजन जो प्रांतों में किया गया था, और यहाँ पर 6 प्रांतों का वर्णन हमें मिलता है। प्रांत के प्रमुख को प्रांतपति कहा जाता था या सूबेदार कहा जाता था। प्रांतपति को प्रांत में विभिन्न अधिकार प्राप्त थे। यह अपनी सेना रखता था, यह प्रांत में राजस्व वसूल करने का अधिकार रखता था, अपनी सेना का गठन करने का अधिकार रखता था, न्याय करने का अधिकार रखता था। यहाँ तक कि जो प्रांतपति होता था अपने प्रांत में मुद्राओं का संचालन करने का भी अधिकार प्रांतपति को होता था। यहाँ पर प्रांतीय लेवल के साथ साथ एक न्यायांकर व्यवस्था थी। विजयनगर साम्राज्य में न्यायांकर व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये न्यायांकर व्यवस्था दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के समतुल्य है, उसी के समान है। यहाँ पर जो न्यायांकर व्यवस्था होती थी, इसमें सैनिक और असैनिक जो भी अधिकारी होते थे, उच्च अधिकारी होते थे, उनको उनके कार्य करने के बदले या उनके क्षेत्र के बदले उनको कुछ भूखंड या क्षेत्र दे दिए जाते थे। अब यह न्यायांकर जो था, न्यायांकर व्यवस्था में जो भूमि जिस भी सैनिक नायक को या सेना नायक को या किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी को दी जाती थी, उस भूमि को अमरम कहा जाता था और प्राप्त करने वाला नायक होता था। इसलिए इस प्रणाली को अमर नायक कहा गया है। उस व्यक्ति को अमर नायक भी कहा जाता था। अब अमर नायक को जो क्षेत्र प्राप्त होता था, जो भूखंड प्राप्त होता था, उस भूखंड पर वह उससे राजस्व वसूल करता था और उस राजस्व के खर्चे में वहां की शासन व्यवस्था को देखता था, कानून व्यवस्था को देखता था और अपने पास एक सेना रखता था और उस क्षेत्र में आने वाले जितने भी गांव थे उनसे वह राजस्व वसूल करता था। जो राजस्व वसूल होता था उसमें से जितना खर्च किया गया उसको हटा करके बाकी भाग वह केंद्र के पास जमा करता था, राजा के पास जमा करता था। और जितने भी ये अमर नायक होते थे वर्ष में एक बार राज के दरबार में राजा राय के दरबार में अपनी उपस्थिति देते थे और अपनी स्वामी यानी कि राजा के प्रति अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करते थे। वहां पर राजा के लिए बड़ी बड़ी भेंट यानी कि पुरस्कार भी ये ले जाते थे। इस प्रकार से फिर जो प्रांत था, प्रांत का विभाजन मंडल में किया गया था। मंडल कमिश्नरी होती है, जैसे कि पता ही है कि मंडल को कमिश्नरी कहते हैं। उसका प्रमुख महामंडलेश्वर होता था। यह महामंडलेश्वर का नियंत्रण न्यायांकर पर भी रहता था, यानी कि जो अमर नायक होते थे उन पर इसका नियंत्रण रहता था। इस प्रकार से मंडल का विभाजन वलनाडु में किया गया है। वलनाडु की तुलना हम जिले से कर सकते हैं और जिले के बाद फिर यहाँ पर आता है स्थानीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की इकाई होती थी नाडु। नाडु को परगना या तहसील के रूप में देख सकते हैं और इसका विभाजन फिर गांव में, सभा में, उर में किया जाता था। और यहाँ पर सबसे छोटी इकाई उर मानी जाती थी जो कि गांव के रूप में थी। यहाँ पर हम स्थानीय स्तर पर एक चीज और देखते हैं कि 2 तरह के गांव होते थे। एक होते थे ब्रह्मदेव गांव, ऐसे गांव जो ब्राह्मणों को दान में दिए गए थे। उन गांवों को ब्रह्मदेव गांव कहा गया है और उनको चतुर्वेदी मंगलम भी कहा जाता था। इसी प्रकार से जो गांव सामान्य लोगों के होते थे, जनसाधारण से संबंधित होते थे, ब्राह्मणों से लोग होते थे, उनको उर कहा जाता था। अब विजयनगर साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण प्रणाली थी अयंगर प्रणाली और अयंगर प्रणाली का संचालन स्थानीय स्तर पर यानी कि ग्रामीण स्तर पर किया जाता था।
एंगर प्रणाली के अंतर्गत ये किया गया था कि यहाँ पर 12 अधिकारियों के द्वारा गांव का संचालित किया जाता था। जो भी एंगर प्रणाली संबंधित अधिकारी होते थे उनका निर्वाचन चुनाव सरकार के द्वारा किया जाता था। ये पद जो एंगर होते थे वह वंशानुगत उनका पद होता था, लेकिन उनका चुनाव सरकार के द्वारा किया जाता था। इनके पास में संपत्ति होती थी, वह उसका संचालन करते थे, या गांव के अंदर जो भी संपत्ति होती थी, भूमि जमीन का लेखा जोखा सब एंगरों के द्वारा ही किया जाता था। इनके बिना कोई भी भूमि किसी को भी बेच नहीं सकता था और न ही उसको स्थानांतरित कर सकता था। संपूर्ण नियंत्रण यहाँ पर गांव पर 12 जो अधिकारी होते थे उनके द्वारा ही किया जाता था। यही गांव में पेयजल की व्यवस्था की, सिंचाई की व्यवस्था की, कर इकट्ठा करना, ग्रामीण स्तर पर पंचायतें करना, इन सभी कार्यों का नियंत्रण जो होता था एंगर प्रणाली के अंतर्गत ही आता था। और यह 12 स्थानीय अधिकारी ही यहाँ पर संपूर्ण लेखा जोखा रखते थे। आय का लेखा जोखा रखते थे, भूमि का लेखा जोखा रखते थे, और गांव में कौन बाहर से आ रहा है कौन जा रहा है उसका नियंत्रण रखते थे। इस प्रकार से जैसे कि सिंचाई प्रणाली का, पेयजल प्रणाली का, वृक्ष लगवाना, मंदिरों को दान देना, सभाएं आयोजित कराना, इन सभी कार्यों का संचालन एंगर प्रणाली के द्वारा यानी कि 12 अधिकारियों के द्वारा ग्रामीण स्तर पर किया जाता था। इस प्रकार से प्रिय छात्र छात्राओं, ये हमारा विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन हो गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको विभाजित करके इस प्रकार से याद करेंगे तो यह बड़ी आसानी से हो जाएगा और लिखने में आपको बहुत ही सुविधा उपलब्ध होगी। धन्यवाद।